हरियाणा के एक छोटे से शहर रेवाड़ी में एक पुरानी गली थी जिसे लोग कटरा मोहल्ला कहते थे। इस गली के अंत में एक पुराना मकान था जिसे लोग मकान नंबर 39 के नाम से जानते थे। बाहर से यह मकान सामान्य लगता था, 2 मंजिला, सफेदी पपड़ी की तरह छिल रही थी और लोहे की जंग लगी ग्रिल्स। लेकिन इस मकान की एक अजीब बात थी, ये हमेशा किराए के लिए उपलब्ध रहता था। कविता एक 28 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने माता पिता और छोटे भाई मनु के साथ दिल्ली से रेवाड़ी शिफ्ट हुई थी। उसकी नई नौकरी ने उसे इस छोटे शहर में ला खड़ा किया था, जहां किराया दिल्ली की तुलना में काफी कम था। मकान नंबर 39 का किराया और भी हैरान करने वाला था, मात्र 4,000 रुपये महीना। सड़क किनारे इतना बड़ा मकान इतने कम दाम में। कविता को ये सौदा थोड़ा संदिग्ध लगा, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने इसे लेने का फैसला किया। मकान मालकिन, एक बूढ़ी औरत जिसे मोहल्ले वाले मांझी कहते थे, ने कविता को चाबियां सौंपते हुए कहा, यह मकान अच्छा है, बस थोड़ा पुराना है। साफ सफाई करवा लो, सब ठीक रहेगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो कविता को खटक गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। पहली रात को कविता और उसका परिवार मकान में शिफ्ट हो गया। मकान के अंदर की दीवारें नम थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे मिट्टी और सड़ांध का मिश्रण। कविता ने सोचा कि शायद पुराने मकान की यही खासियत होती है। रात के 11 बजे जब परिवार खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था, कविता को लगा कि ऊपरी मंजिल से कोई हल्की हल्की आवाज आ रही है। पापा, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? कविता ने अपने पिता से पूछा। नहीं बेटी, शायद हवा से कुछ गिर गया होगा, पिता ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में हल्का सा संकोच था। कविता ने मन को तसल्ली दी और सोने चली गई। आधी रात को करीब 2 बजे उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी। यह एक औरत की सिसकी जैसी थी जो बालकनी की तरफ से आ रही थी। कविता ने धीरे से अपनी खिड़की खोली, लेकिन बाहर सिर्फ सड़क की सुनसान सन्नाटा था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। दूसरे हफ्ते तक कविता को मकान में कुछ गड़बड़ लगने लगी। हर रात 2 बजे वही सिसकी की आवाज सुनाई देती थी। कभी कभी यह आवाज इतनी साफ होती थी कि लगता था कोई पास में ही रो रहा है। कविता ने अपने भाई मनु से इस बारे में बात की, जो 15 साल का था और हॉरर फिल्मों का शौकीन था। दीदी, यह मकान भूतिया है, मनु ने उत्साह से कहा, लेकिन कविता ने उसे डांट दिया। बकवास मत कर मनु, ये सिर्फ पुराने मकान की आवाजें हैं। लेकिन मनु का डर बढ़ता गया। एक रात उसने कविता को बताया कि उसने अपनी खिड़की के बाहर एक औरत की परछाई देखी थी। वह पूरी तरह काली थी दीदी, उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे कोई लाल बत्ती। कविता ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर टाल दिया, लेकिन उसका मन भी अब बेचैन रहने लगा। एक दिन कविता मकान मालकिन मांझी से मिलने गई। उसने साहस जुटाकर पूछा, मांझी, इस मकान में पहले कौन रहता था और यह इतने सस्ते में क्यों है? मांझी ने पहले तो हंसकर बात टालने की कोशिश की। बेटी, पुराने मकान में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, तुम हॉरर फिल्में कम देखा करो। लेकिन जब कविता ने जोर दिया तो मांझी की आंखों में वही अजीब चमक फिर से उभरी। सुनो बेटी, मांझी ने धीरे से कहा, यह मकान, ये कुछ खास है। हर महीने की अमावस की रात को यह मकान अपने किराएदार से कुछ मांगता है। अगर तुम उसकी मांग पूरी कर दो तो सब ठीक रहता है, लेकिन अगर नहीं। मांझी ने बात अधूरी छोड़ दी और चुप हो गई। खून, मांझी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह मकान हर अमावस को एक किराएदार का खून मांगता है। कविता का दिल धक से रह गया। उसने मांझी की बात को मजाक समझने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी। अमावस की रात नजदीक आ रही थी। कविता ने अपने परिवार को इस बारे में कुछ नहीं बताया ताकि वे घबराए नहीं, लेकिन उसने मन ही मन फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने मोहल्ले के कुछ पुराने लोगों से बात की और एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। मकान नंबर 39 में पिछले 50 सालों में कोई भी किराएदार 1 साल से ज्यादा नहीं रहा। कुछ लोग अचानक गायब हो गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने बताया, इस मकान में एक औरत की आत्मा है जो 50 साल पहले यहां मरी थी। उसका नाम था श्यामा। वह इस मकान में अपने पति के साथ रहती थी। पति ने उसे धोखा दिया और एक रात उसकी हत्या कर दी। तब से उसकी आत्मा इस मकान में भटकती है। हर अमावस को वह अपने दर्द का बदला लेती है। कविता को अब समझ आ रहा था कि मांझी की बात में कुछ सच्चाई थी। उसने फैसला किया कि वह अपने परिवार को लेकर इस मकान से चली जाएगी। लेकिन अमावस की रात से पहले ही कुछ भयानक होने लगा। अमावस की रात को मकान में एक अजीब सा सन्नाटा था।
कविता ने अपने माता पिता और मनु को अपने कमरे में बंद कर दिया और खुद रसोई में बैठ गई, जहां से सिसकियों की आवाज सबसे ज्यादा आती थी। उसने एक चाकू और एक माला अपने पास रखी, जो उसने पास के मंदिर से ली थी। रात के 2 बजे सिसकियां फिर से शुरू हुईं। इस बार वे इतनी तेज थी कि कविता के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक रसोई की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और कविता को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फर्श से एक काली परछाई उभरी। यह एक औरत की आकृति थी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक। तू मेरे मकान में क्यों आए? उसने सिसकते हुए कहा। हर अमावस को मुझे खून चाहिए। तुम में से एक को मरना होगा। कविता ने हिम्मत जुटाई और कहा, श्यामा, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आत्मा ने हंसी, जो पूरे मकान में गूंज उठी। मदद? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इस मकान ने मुझे कैद कर लिया है, और अब ये तुम्हें भी खा जाएगा। अचानक मकान की दीवारें हिलने लगीं। फर्श से खून की बूंदें टपकने लगीं और कविता को लगा कि मकान सचमुच जीवित है। उसने माला को कसकर पकड़ा और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। आत्मा चीखने लगी और मकान की दीवारें और जोर से हिलने लगीं। कविता ने सारी रात मंत्र पढ़े। सुबह होने तक आत्मा की चीखें धीमी पड़ गईं। मकान शांत हो गया, लेकिन कविता को अब भी लग रहा था कि कुछ गलत है। उसने अपने परिवार को लिया और तुरंत मकान छोड़ दिया। कुछ दिन बाद कविता ने सुना कि मकान नंबर 39 को तोड़ दिया गया, लेकिन अफवाह थी कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, नए मकान की तलाश में। कविता ने अपने परिवार को कभी इस रात की सच्चाई नहीं बताई, लेकिन वह जानती थी कि मकान नंबर 39 सिर्फ एक मकान नहीं था, वह एक भूखा शिकारी था, जो हर अमावस को अपने शिकार की तलाश में रहता था।